गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री और ये है पार्ट नंबर 5। पिछले पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 8.2 शुरू की थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ 3-4 पार्ट थे, तो वो हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, अगर उसमें कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया गया है इफ। ये बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बाकी की जो चीज़ें दी हुई हैं, कह रहे हैं कि a प्लस बी 0 से ग्रेटर और 90 से कम होना चाहिए, तो ये सारी बातें आप इग्नोर करें। ठीक है, दरअसल इनका ये मतलब है कि a और b दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। फिलहाल उन बातों का मतलब तो है, लेकिन फिलहाल आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है, tan a प्लस बी किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, और tan a माइनस बी किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है। बहुत ध्यान से इधर देखिएगा, tan a प्लस बी मुझे बताया गया √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आप उस टेबल को लर्न कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो टेबल जो है वो अच्छे से पढ़ ली होगी, लर्न कर ली होगी। तो अगर आपको टेबल लर्न है तो बताइए कि √3 जो होती है, √3 tan वाली टेबल में किस एंगल के लिए वैल्यू थी। तो अगर आप उसे, आपको याद है तो आपको पता होगा कि √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो इट मीन्स जहाँ पर √3 है वहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, tan 60 रख सकता हूँ। तो √3 के प्लेस पर मैं यहाँ रखूँगा tan 60। अब ज़रा ध्यान से सोचिए और बताइए कि अगर tan a प्लस बी tan 60 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। भाई जब a प्लस बी 60 के इक्वल होगा तभी तो tan a प्लस बी और tan a 60 इक्वल आएंगे। यानी कि कंपैरिजन से हम बता सकते हैं कि a प्लस बी किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। सिमिलरली जो मुझे आगे बताया गया, tan a माइनस बी इज इक्वल्स 1/√3। फिर से अगेन टेबल tan वाली टेबल देखिए और उसमें बताइए, सोच कर बताइए कि ये जो 1/√3 है ये tan के लिए किस एंगल की वैल्यू थी। तो आप अगर उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 1/√3 जो है वो tan 30 की वैल्यू होती है। अगेन हम कंपैरिजन करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि a माइनस बी किसके इक्वल है, tan 30 के इक्वल है। भाई tan a माइनस बी tan 30 के इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब a माइनस बी 30 के इक्वल हो। इट मीन्स मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से और a और b की वैल्यू निकाल देंगे। आई बात समझ में। तो बहुत सारी इक्वेशंस आप लोगों को सॉल्व करवाई हैं, तो कम से कम आप इसे तो कर ही सकते हैं। वैसे आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर देना है, क्योंकि b और b एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस a कितना हो गया, 2a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90। 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 45। a की वैल्यू आ गई 45, तो आप कहीं भी रख दीजिए। सपोज आपने यहीं पर रख दिया है तो 45 माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप इस इक्वेशन में रखें, b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते थे। अच्छा, माइनस b कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 और माइनस के 45, 30 माइनस 45 तो कितना आ जाएगा, माइनस बी इक्वल टू -15। माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 50। ओके, तो बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, उसमें ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन इन ट्रू फॉल्स को बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से अपनी कॉपी पर उसको नोट कर लें, लिख लें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप टेबल को अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो साइन की वैल्यू है, जो साइन की वैल्यू है, आपने देखा था कि साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी। फिर साइन 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2, फिर साइन 90 1। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो साइन के केस में
हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि साइन की वैल्यू जो होती है वो एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती नहीं है, लेकिन फिलहाल जितना आपको पढ़ाया गया है उस हिसाब से तो हमें यही पता चल रहा है कि एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़ रही है। जब आप 11th-12th में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 0 से लेकर 90 तक साइन की वैल्यू बढ़ती है, 90 से लेकर के 270 तक साइन की वैल्यू घटती है, 270 से फिर मतलब कि 360 तक फिर से वैल्यू बढ़ती है। वो आप कर्व देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, कोई ऐसी वो खास टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जो आपको पढ़ाया गया 10th क्लास में, तो 10th क्लास में आपको 0 से लेकर 90 तक की ही वैल्यू दिखाई जा रही हैं। तो इस इंटरवल में 0 से लेकर 90 तक आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एंगल बढ़ने से क्या होता है कि साइन की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखेंगे कि जो साइन है, साइन थीटा, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज व्हेन एंगल इंक्रीजेज। साइन थीटा जो है वो इंक्रीज करेगा अगर एंगल इंक्रीज करेगा। फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बात सिर्फ आपके लिए सही है, अदरवाइज ये गलत है। थीटा बढ़ने से यानी एंगल बढ़ने से साइन बढ़े ये ज़रूरी नहीं है, वो घट भी जाता है। 0 से लेकर 90 तक बढ़ेगा, 90 से जो है वो फिर 360 तक, सॉरी 270 तक घटेगा, 270 से 360 तक ये फिर बढ़ेगा। तो ये इस तरह से अल्टरनेट होता है। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आप कह सकते हैं कि साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन एंगल इंक्रीजेज, और कॉस थीटा के लिए हम इसका उल्टा बोलेंगे। भाई आपने देखा कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी 1, फिर cos 30 की कितनी हो गई थी √3/2, फिर cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 और cos 90 की क्या हो गई जाकर के 0 हो गई। तो मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है cos की वैल्यू घट रही है। तो इसके जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं, cos थीटा डिक्रीजेज, cos थीटा डिक्रीजेज व्हेन एंगल डिक्रीजेज। आई बात समझ में? तो साइन थीटा जो है वो इंक्रीज करता है एंगल बढ़ने से, और कॉस थीटा डिक्रीज करता है एंगल के बढ़ने से। ओके, तो ये दो बातें आपको याद रखनी। इसके अलावा मैं एक दो पॉइंट्स आपको और बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत आपके लिए यूजफुल हैं। तो आप याद रखिए कि जो साइन थीटा होता है ये ऑलवेज -1 और +1 के बीच में होता है। साइन थीटा ऑलवेज -1 से लेकर +1 तक होता है। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करती है? -1 से लेकर के -1 से स्टार्ट करती है और वो कहाँ तक जाती है? +1 तक जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो सबसे कम, जो लीस्ट वैल्यू उसकी है वो क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा की जो सबसे कम वैल्यू है वो -1। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से कम हो ही नहीं सकती। अगर कोई आपसे ये कहे कि साइन थीटा -2 तो समझ जाना कि वो झूठ बोल रहा है। आ रही बात समझ में? साइन थीटा -2 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा कहाँ तक जा सकता है, कितना कम हो सकता है? वो जस्ट -1 तक ही जा सकता है, उसके आगे उसकी वैल्यू उससे कम, यानी कि -1 से कम साइन थीटा की वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा -2, -5, -10 ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर कोई आपसे कहे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है। इट मीन्स अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1.2, तो आप समझ जाइए कि ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू कम से कम कितनी होगी? -1, उसके पीछे नहीं जा सकती, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? +1, उसके आगे नहीं जा सकती। यही बात मैं जो है वो कॉस थीटा के लिए भी कह सकता हूँ। कॉस थीटा की भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 होती है। लेकिन टेन थीटा जो है वो एक ऐसा टेग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी वैल्यू -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक हो सकती है। यानी कि टेन थीटा के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। टेन थीटा 1.2 हो सकता है, टेन थीटा -5 हो सकता है, टेन थीटा +100 हो सकता है, टेन थीटा -1000 हो सकता है, टेन थीटा तो भैया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा सिर्फ -1 से लेकर के +1 तक हो सकता है, कॉस थीटा भी सिर्फ -1 से लेकर +1 तक हो सकता है, लेकिन ये जो टेन थीटा है भैया ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अब पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं आप इसे पढ़िए, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और जो अक्सर ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चों के मन में अक्सर डाउट पैदा करती है वो ये कि भैया अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है XY,
तो आप समझिए ये एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू वाई। देखिए कितनी अच्छी बात मैंने कही कि लाइट आ गई है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। एक्स वाई इस तरह से लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट हो रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो साइन थीटा लिखा हुआ होता है, साइन थीटा, इसमें ये जो साइन और थीटा जो है, ये साइन थीटा एक्चुअली साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। आप इस बात को समझिए कि ये जो साइन थीटा है ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? साइन थीटा जो है वो क्या नहीं है, साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। दरअसल खाली या सिर्फ साइन अगर मैं लिखूं तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिर्फ साइन कोई चीज़ नहीं होती है, खाली बंदूक है ना। जैसे कि मैं इसे इस तरह से समझाता हूं कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये क्या है तो वो कहेगा ये अंडर रूट है, ठीक है, लेकिन इस अंडर रूट का कोई मतलब है? अभी कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि मैं इसके अंदर कोई नंबर नहीं डालता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आप ये तो बता सकते हो हाँ भाई ये साइन है, लेकिन इस साइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसके साथ एंगल ना लगाया जाए। कोई भी एंगल, आप थीटा लगा दीजिए, आप एक्स लगा दीजिए, आप ए लगा दीजिए, मतलब कहने का ये है कि ये साइन तभी वर्क करता है जब इसके साथ कोई एंगल होता है, ठीक। तो साइन थीटा अपने आप में एक सिंगल टर्म है, ना कि ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? साइन थीटा अपने आप में एक सिंगल टर्म है, ना कि ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर ये अपने आप में, क्योंकि देखिए कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसे कि आपके इस क्वेश्चन में है भी कि साइन ए प्लस बी, तो आप ये सोचेंगे भाई साइन को ए के साथ और बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और साइन ए प्लस साइन बी ये हो जाए, तो भाई ये बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि साइन ए प्लस बी अपने आप में एक सिंगल टर्म होता है और हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर अलग ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते कि साइन ए प्लस साइन बी। हालांकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आगे चल के आपको 11th क्लास में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो बात की बातें हैं। अभी आप क्या ऐसा नहीं कर सकते कि साइन ए और साइन बी इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दें, ठीक है। तो अब हम इस लास्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही यही है, देखिए इसमें कह रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो भैया पहले ही बता दिया था आपको कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती है थीटा बढ़ने के साथ साथ। तीसरा कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू तो घट जाती है। हमने अभी बताया था आपको कि थीटा बढ़ने से क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, यानी कि पॉइंट नंबर 3 जो है वो कैसा है, फॉल्स है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, ये तो हमको पता है। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो हमेशा बराबर होते हैं थीटा की हर वैल्यू के लिए? तो अगर आपने टेबल को देखा होगा तो आपको आइडिया ही हो गया होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, जब थीटा इक्वल टू 45 होता है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। तो हम ये कह सकते हैं कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं तब थीटा क्या होता है, 45 होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है। आप सोच कर देखिए, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए ऐसा नहीं होता। दरअसल हम इसके उल्टा ये कह सकते हैं कि थीटा की सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं, और वो वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये भी आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। एंड लास्ट एंड फाइनल कह रहे हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो कॉट ए जो है वो डिफाइन नहीं है ए इक्वल टू 0 के लिए। कॉट ए जो है वो डिफाइन नहीं है ए इक्वल टू 0 के लिए। तो अगर मैं ए इक्वल टू 0 पुट करूं, यानी कि मैं कॉट 0 की बात कर रहा हूं, और कॉट 0 क्या डिफाइन होता है, तो भाई कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है हमें याद नहीं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, tan 0 निकालना पड़ेगा और उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो भाई tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करूं यानी इसका उल्टा करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1/0, और 1/0 क्या डिफाइन होगा। तो अभी टेबल बताते वक्त जब मैंने कल आपको टेबल बताई थी तो मैंने ये बताया था कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में 0 से डिवीज़न को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, या ये कहें कि डिफाइन नहीं किया गया है। इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है हमारे पास कि किसी भी नंबर को 0 से कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है, हम जानते ही नहीं हैं। तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो दरअसल वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो भैया पता चला कि कॉट ए जो है वो ए इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने के लिए मुझे आपको बताना होगा साइन कन्वेंशन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। आप ध्यान दीजिए, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइन कन्वेंशन पढ़ाने के लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए। और अभी कितने मिनट हो चुके हैं,
15 मिनट हो गए हैं और मुझे साइन कन्वेंशन पढ़ाने के लिए काफ़ी लंबा लेक्चर चाहिए है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको फ़िलहाल अभी आइडेंटिटीज़ के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि साइन कन्वेंशन इसमें नहीं हो पाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि मैं आपको बताने वाला हूँ 3 आइडेंटिटीज़ जो आपको लर्न होनी चाहिए और उनका यूज़ भी अच्छे से समझना होगा। सबसे पहली आइडेंटिटी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहली बात तो यह है कि ये आपको लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक तरह से फॉर्मूला है ये, ठीक। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 ये है, साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। तो अगर आपको ये लर्न है, तो फिर आपको ये भी लर्न होना चाहिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप कहेंगे 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है और साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा लूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये किसकी वैल्यू आपने निकाली है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है, जो कितनी आई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई है। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि कॉस थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जब मैं स्क्वायर हटाऊँगा तो राइट में हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो वैल्यू आएगी साइन थीटा की, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो आइडेंटिटी तो एक है, लेकिन उसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, और ये सारे एप्लीकेशन आपके माइंड में होने चाहिए। आप फिर से समझ लीजिए, जो आइडेंटिटी मैंने बताई है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। लेकिन इस आइडेंटिटी को सिर्फ समझने से बात नहीं बनेगी जब तक का आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर ना हो कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं उसमें से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारी बातें आपको क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, कॉपी पर लिख लिख कर, ताकि ये आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। जब भी क्वेश्चन लगाते वक्त आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा आए तो आपके माइंड में एक ऑप्शन ये भी आना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूँ, या कॉस थीटा को ऐसे या साइन थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये थी आइडेंटिटी नंबर 1। इसी तरह से मैं आइडेंटिटी नंबर 2 आपको बताता हूँ। आइडेंटिटी नंबर 2 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या है आइडेंटिटी नंबर 2, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर से अगर मैं देखूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो अगर मैं ये कहूं कि भैया सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, तो आप ये कहेंगे इस टेन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई आइडेंटिटी आपकी मेन ये है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अगर इसमें से सेक स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा जाएगा राइट में, और वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मुझे ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाओ। तो जब ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और उधर से 1 को उठा करके इधर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और राइट में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। भाई इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसका आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो भाई इसमें से हम निकाल सकते हैं वैल्यू सेक थीटा की और टेन थीटा की। कैसे, जब अगर मैं इसमें से सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इट मीन्स मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा, और स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई समझ में आ रहा है क्या। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि टेन थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई टेन थीटा अगर निकालना है तो स्क्वायर हटा लीजिए, और स्क्वायर में हटाऊंगा तो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट। मीन्स ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है, तो ये है अपनी आइडेंटिटी नंबर 2। जल्दी से आइए देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 3। जो थर्ड आइडेंटिटी है दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड की तरह है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बार बार लाइट आ रही है, जा रही है, इन्वर्टर हमारा बैठ चुका है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपको फ़िलहाल पिक्चर यहाँ पर जो हमारी रिकॉर्डिंग है उससे क्लियर आ रही है, हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम तो है अभी। तो फिलहाल आज इन्वर्टर डाउन हो गया है, उसके लिए कुछ खास कर नहीं सकते हम लोग। तो थर्ड आइडेंटिटी जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सॉरी स्क्वायर नहीं लगाया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो कितना आएगा वो बताइए। बिल्कुल सेम टू सेम पिछली वाली आइडेंटिटी, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो कैसे, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाऊंगा, 1 को लेफ्ट में ले आऊंगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशन हो गए इसके। और इसी में से अगर मैं कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को हटाना होगा, और स्क्वायर हटाने से क्या होता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से लर्न करेंगे, तैयार करेंगे। देखिए भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक तरह से फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल करें, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करें, तो बस इसका एक ही फंडा है, आप फार्मूलों को बहुत अच्छे से लर्न करें, इन पर प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, हर फार्मूले के एप्लीकेशन को हर तरीके से हर एंगल से सोच करके समझें, ठीक है। ये नहीं कि मैंने ये तो लर्न कर लिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, लेकिन उसके क्या क्या एप्लीकेशन है इनके बारे में हमें नहीं पता है। मीन्स आपकी सोच आनी चाहिए। एक बार आपको ये पता है तो इट मीन्स आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री करने में मज़ा आएगा, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे। बस आप मेरी बात याद रखिए, जितने भी फार्मूले हैं, जो भी टेबल है, जो साइन कन्वेंशन में आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, वो सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से क्लियर की हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि ये सारे फार्मूले आइडेंटिटीज़ आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, तैयार करेंगे, हम अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।